नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम एक ऐसी यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं जिस यूनिट को आप पढ़कर ये बोलोगे कि ये यूनिट आपके बहुत ही काम की है, क्योंकि इस यूनिट को आपको देखने को मिलेगी 11th क्लास में और 9th क्लास में। पूरी की पूरी यूनिट है। इसके अलावा कंपटीशन के एग्जाम में ये यूनिट बहुत पूछी जाती है। इसीलिए आज की क्लास में हम केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जो काफ़ी यूनिट तो पढ़ा देते हैं परंतु उसकी नॉलेज नहीं देते हैं। तो आज हम बेसिक जानकारी लेंगे और आगे डे बाई डे हम इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट तो आपने देखा ही होगा कि कोशिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में किस तरह से हम पूरा 360 डिग्री का एनालिसिस करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका क्या होती है और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्या है? क्रियात्मक और तो कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर की एक सबसे छोटी कोशिकाई है जो हमारे शरीर को काम करने के लिए कार्य उपलब्ध कराती है। सारे जितने मेंटेन है वो सारा कुछ कोशिका रखती है। जैसे एक मकान बनाने के लिए एक ईंट को जोड़कर मकान बनाया जाता है, सेम प्रकार उसी प्रकार कोशिका यानी एक छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करती है। जितने भी जीव जगत है, जीव जगत के अंदर जो भी जीव है उन सबका शरीर किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। अब आप ये कहोगे सर कोशिका से ही जीव बनता है क्या? बिल्कुल कोशिका से ही बनता है, परंतु कोशिकाएं क्या सेम होती है क्या? नहीं रे, सब में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे होती हैं? प्रोकैरियोट्स में अलग होती है, यूकैरियोट्स में अलग होती है, पर उनको हम आगे बढ़ेंगे। परंतु सर एक बात आप बता दीजिए कि कोशिका जो होती है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के बारे में हमने जाना है कि शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी है ना। अब ये नाम थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं इसकी खोज किसने की। देखो कोई चीज़ है, अगर कोई ना कोई कुछ चीज़ें बनी है तो उनकी किसी ने खोज तो की होगी ना। तो इसकी जो खोज है ना वो एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यहाँ पर दो नाम याद रखने हैं। दो नाम क्यों याद रखने हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ। देखो खोज के बारे में बात करते हैं तो इनकी खोज के लिए आपको दो वैज्ञानिक याद रखने पड़ेंगे। दो क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले 1665 के अंदर सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, उस टाइम ही इनकी खोज कर दी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की थी? एक कार्क का पौधा था। किसका पौधा? कार्क का पौधा था। उसकी जो छाल है ना, छाल, उस छाल के अंदर छोटे छोटे छेद थे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता ना, उसी प्रकार के छोटे छोटे छेद थे। जब इन्होंने डिस्क्राइब किया तो वो छोटे छोटे जो छेद हैं वही कोशिका थी। परंतु यहाँ पर जो कोशिका थी वो जीवित नहीं थी। इससे मतलब है कि वो क्रियाशील नहीं थी, उससे आगे कोई कोशिका विभाजन नहीं हो सकता था। वो एक प्रकार की मरी हुई कोशिका थी। इसीलिए इन्होंने जो खोज की है वो कैसी कोशिका की खोज की? मृत कोशिका की खोज की। अब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आए, इसको याद रखना है। ये नाम इतना सा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूवेन से याद रखोगे लिव है ना, लाइव जो जिंदा है ना, जिंदा है, लिव से याद रह जाएगा ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित सेल की खोज की। ठीक है, आप यहाँ पे बात हो गई हमारे पास कि खोज किसने की, खोज किसने जीवित कोशिका की और किसने मृत कोशिका की, इसके बारे में भी जान लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं जिनको काफ़ी वीडियोज़ में आपको नहीं देखने को मिलेगा, या फिर बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं परंतु कुछ लोग छोड़ देते हैं। कैसे? बात करते हैं कोशिका की। तो सर कोशिका सब समान होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है, कुछ कोशिकाएं छोटी होती है। कहाँ पे बड़ी होती है, कहाँ पे छोटी होती है, देखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें, अगर ऑल ओवर जीव में देखें, सब में, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? देखते हैं। देखो प्यारे साथियों कि यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न एक साथ करवा दिए और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती है ना वो बड़ी होती है तो किस में बड़ी होती है, और छोटी होती है तो किस में छोटी होती है ना। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो किस में पाई जाती है? तो शतरमुर्ग का नाम सुना होगा है ना। शतरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, शतरमुर्ग का अंडा है ना, उसके अंदर शतरमुर्ग का अंडा है ना। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है शतरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। तो याद रखना है, सबसे बड़ी, अगर जीवों के अंदर बात करें तो सबसे बड़ी जो कोशिका है शतरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? तो सबसे छोटी जो कोशिका है ना वो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है?
माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। एक छोटा सा जीवाणु है, किसमें आता है, ये सारी चीज़ें अपन आगे डिटेल से करने वाले हैं, परंतु यहाँ इतना सा याद रखना है, माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, शुतुरमुर्ग का अंडा भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है। मानव का शरीर होता है इतना बड़ा जिसके अंदर लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इतना शरीर बड़ा है जिसके अंदर लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है, तो कुछ छोटी होगी कुछ बड़ी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है, और सबसे बड़ी किस में पाई जाती है। तो बात करते हैं मानव के अंदर, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाई जाती है ना। अंडाणु के बाद में अंडाणु और शुक्राणु दोनों का संयुग्मन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद में नए एक जाइगोट का निर्माण होता है। ये एक प्रोसेस होती है, इनको हम आगे बढ़ने वाले हैं। पर याद रखना है, मानव में स्त्री का जो अंडा होता है, अंडाणु होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है मानव के अंदर, और सबसे छोटी किस में पाई जाती है, तो स्पर्म में। किस में पाई जाती है, स्पर्म में। स्पर्म है ना, तो स्पर्म के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका किस में पाई जाती है सर, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। सबके शरीर में होती है तंत्रिका कोशिका, जिसका नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल। देखो मानव के अंदर मैंने ये 3 चीज़ें देखी है। आप देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो स्त्री के जो अंडाणु होते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, और मानव में देखी जाए तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो स्पर्म के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी होती हैं। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र ही सबसे लंबी कोशिका है। देखो यहाँ पर हमने कोशिका के बारे में बात कर ली है, खोज के बारे में बात कर ली है, किसने इसका अध्ययन किया उसके बारे में भी बात कर ली है, किस प्रकार की कोशिकाएं किस में पाई जाती है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखो हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, हर चीज़ का सिद्धांत बना हुआ होता है कि ये ऐसे होगा तो ये ऐसे ही होगा। इस तरह से कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऐसे हमारे 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। देखो यहाँ पर मैंने 2 नाम लिख दिए हैं सेल थ्योरी को लेकर, कोशिका सिद्धांत को लेकर। इनके बारे में समझते हैं। 1838 से 1839 के अंदर ये 2 चीज़ें दी गई। दोनों वैज्ञानिकों ने एक ही चीज़ प्रस्तुत की, और वो क्या की, देखो ये जर्मनी के थे, है ना। कहाँ के थे, जर्मनी के। और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश, है ना। ये ब्रिटेन के थे और ये जर्मनी के थे। जब ये दोनों ही वैज्ञानिकों ने एक ही चीज़ कही, इन्होंने कहा कि जो जंतु है, क्या है, जंतु और जो पादप है, वो जंतु और ये पादप है, ये सबके सब किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यही हमारा एक सिद्धांत है, और इसके रिगार्डिंग हम कहेंगे कि कोशिका में एक छोटी यूनिट होती है जिससे शरीर बनता है, जीवों का शरीर बनता है, यानी पादप का और जंतु दोनों का ही शरीर किससे बनता है, कोशिकाओं से बना। फिर आपको पता है कि लोग प्रश्न करते हैं, तो इनसे किसी ने पूछा होगा कि आप बताइए कि अगर कोशिका से शरीर बनता है तो कोशिका किससे बनती है। इस चीज़ को तो ये बता नहीं पाए, और किस चीज़ में ये फेल हो गए कि कोशिका किससे बनती है, इस चीज़ की जानकारी इनको थी नहीं। अब इसके साथ साथ में एक और ये जो थियोडोर जो स्वान थे, थियोडोर स्वान, देखो याद कितना रखना आपको, इतना सा रखना है। कौन कौन थे कोशिका सिद्धांत देने वाले, स्लाइडेन और स्वान। 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। ये पूरा नाम नहीं आएगा, दोनों इतना सा याद रखना है, स्लाइडेन और स्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि जंतु और पादप का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और ये जो थे ये जूलॉजिस्ट थे, कैसे, जंतुओं के बारे में रिसर्च करते थे। ऊपर वाले जो है इन्होंने ये बोटनिस्ट थे जो पादपों के अंदर रिसर्च करते थे, इसीलिए इन्होंने दोनों चीज़ें बता दी। अब इनसे पूछा गया था कि भाई आप बताइए कि अगर कोशिका से शरीर बनता है तो आप बताइए कि कोशिका किससे बनती है। तो इनको नॉलेज नहीं था। तब इन्होंने कहा कि ये तो हमें नहीं पता है। तो आगे और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। और एक बात और याद रखना थियोडोर स्वान के बारे में, ये थे तो जूलॉजिस्ट, परंतु ये इन्होंने एक सेल वाल के बारे में एक चीज़ और बताई है। सेल वाल क्या होती है, कोशिका जो पादप कोशिका होती है उसके चारों ओर एक भित्ति एक्स्ट्रा पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल वाल, यानी कोशिका भित्ति, है ना। इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये जो लक्षण है ना ये पादपों में विशेष पाया जाता है, यानी ये जंतुओं में नहीं होता, ये पादपों में ही पाया जाता है और ये विशेष होता है। देखो जूलॉजिस्ट होते हुए भी पादप कोशिका के बारे में बताया है, तो पूछ सकता है कि सेल वाल को या कोशिका भित्ति को विशेष लक्षण किसने बताया। तो आप कहीं बोटनिस्ट जानकर इनका नाम मत लिख देना, वो बताया था किसने, थियोडोर स्वान ने। इनके बारे में बात करते हैं। फिर जो रुडोल्फ विर्चो थे 1855 के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी फिर से दी और इन्होंने कहा कि जितने भी जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर शरीर बनता है, बात सही है, परंतु जो कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ना वो पुरानी वाली कोशिकाओं से होता है। क्या कहा, पुरानी वाली कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसी को ही इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कहा,
ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है, और ये चीज़ इन्होंने बता दी। अब यहाँ पर कोशिका सिद्धांत पूरा हो जाता है कि पहले स्लाइडेन और स्वान आते हैं, उन्होंने 1838 और 39 के अंदर कोशिका सिद्धांत दिया था। ये तो बताया था कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बनता है, परंतु ये बताने में असमर्थ रहे कि कोशिका का निर्माण किससे होता है। तो जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनमें डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के बाद में नई नई कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो पुरानी कोशिकाएं होती है उससे नई कोशिकाएं बनेगी, और नई कोशिकाएं फिर शरीर का निर्माण करेगी। जैसे मान लो किसी जगह पे हमारे चोट लग गई, अब चोट लग गई, वहाँ पे डैमेज हो गया शरीर, अब वहाँ पर अंग डैमेज हो गया, तो वो तो या तो वहाँ पर नई कोशिकाओं के निर्माण करना जरूरी है, नहीं तो शरीर कहाँ से बनेगा। तो वहाँ पर जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो वहाँ वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको रिपेयर करने का काम करती है, विभाजन करेगी और नई नई कोशिकाएं बना के लाएगी, और फिर बाद में अपना शरीर का निर्माण कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त की है। इसके आगे वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो अंत तक देखा है, तो वीडियो में हमें राय जरूर देगी किस प्रकार से आपको पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।